Hello, good morning to all of you. My name is Manju Thakur and my YouTube channel name is Nurses Classes. Today we are discussions to you about this topic. This topic name is the TPN. तो फर्स्टली मैं आपको TPN की फुल फॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ. तो TPN की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस. और अगेन अब मैं आपको ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस के डेफिनेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ. ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस में क्या होता है कि हम एडमिनिस्टर्स करते हैं न्यूट्रिएंट्स को किसके थ्रू करते हैं हम सेंट्रल वीनस कैथेटर्स के द्वारा. तो इसको हम ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस कहते हैं. ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं. तो अगर कोई पेशेंट जो है वो मालनरिश्ड है तो उसमें दिया जाता है ये. अगर पेशेंट्स को कोई एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसके अलावा कोई पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग टाइम से कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चली हुई है, या किसी पेशेंट्स की कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, तो इन ऑल कंडीशंस में जो है वो ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस दिया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के ऑल रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर देता है. इसके अलावा बात आती है कि इसमें जो हम ये इसेंशियली न्यूट्रिएंट्स को एडमिनिस्टर्स कर रहे हैं, इसको हम कौन कौन से फॉर्म में एडमिनिस्टर्स करेंगे. जैसे कि अगर हम पेशेंट्स को प्रोटीन्स दे रहे हैं तो उसको हम एज ए अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में दे रहे हैं. अगर हम पेशेंट्स को कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो उसको हम एज ए डेक्सट्रोज की फॉर्म में दे रहे हैं. अगर हम पेशेंट्स को फैट दे रहे हैं तो उसको हम इमल्शंस के फॉर्म में दे रहे हैं. ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी पता होना ज़रूरी है. इसके अलावा हम जब भी ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस को सेंट्रल वीन कैथेटर्स के द्वारा दे रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ही पता होना चाहिए कि हम उसको किस वेन में देंगे. ठीक है, तो जब भी हम सेंट्रल वीनस कैथेटर्स के द्वारा टीपीएन को एडमिनिस्टर्स करेंगे तो इसमें हमारी मोस्ट कॉमनली दो वेन्स होती है. फर्स्टली सबक्लेविकल एंड सेकेंडली जुगुलर वेन होती है. तो इसमें एडमिनिस्टर्स किया जाता है. इसको हम पेरिफेरल रूट से कम देते हैं बिकॉज ये जो हमारा ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस फ्लूइड्स होता है ये काफ़ी हाईली कंसनट्रेटेड होता है. तो हाईली कंसनट्रेटेड फ्लूइड्स को अगर हम पेरिफेरल लाइंस के द्वारा देते हैं तो ये हमारी पेरिफेरल लाइंस को इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से टू टाइप के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, इन्फिल्ट्रेशंस और फ्लीवाइटस. तो इसलिए हम इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए पेशेंट्स को जितने भी टीपीएन के अलावा भी हमारे जितने भी हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि हमारे 5% डेक्सट्रोज हो गया, 10% डेक्सट्रोज हो गया, तो इनको भी हम मोस्ट कॉमनली अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चल रहे हैं पेशेंट्स को तो हम सेंट्रल वीन कैथेटर ही प्रेफर्ड करते हैं. इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम पेशेंट्स को ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस एडमिनिस्टर्स कर रहे हैं तो पेशेंट्स को किन किन कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं. तो फर्स्टली हम देखते हैं इसमें इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एयर एम्बोलिज्म होने के चांस रहते हैं. इसके अलावा फ्लूइड ओवरलोडिंग, इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया, तो ये इसके मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं. अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा कॉम्प्लिकेशंस जो है पेशेंट्स में हो रहा है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट्स को इन्फेक्शंस हो रहा है तो उसमें हमें कौन से साइन देखने को मिलेंगे. पेशेंट्स को एयर एम्बोलिज्म हो रहा है तो उसमें कौन से साइन देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर ये कॉम्प्लिकेशंस होगा तो हमें इसके साथ ये साइन देखने को मिलेंगे. लाइक अगर पेशेंट्स को इन्फेक्शंस हो रहा है, पहले तो इन्फेक्शन होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, अगर जहां पर कैथेटर को इंसर्ट किया हुआ है उस साइट की अगर डेली या प्रॉपरली केयर नहीं की जाएगी तो वहां पर सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे इन्फेक्शंस होने के. सेकेंडली अगर वहाँ पर इन्फेक्शंस हो गया है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो जहाँ पर हमारा कैथेटर को इंसर्ट किया गया है तो जो इंसर्टेड वाली साइट है वहाँ पर हमें टेंडरनेस फील होने को मिलेगी. इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. इसके अलावा वहाँ पर हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी. तो ये मोस्ट कॉमन साइंस होते हैं इन्फेक्शंस के. इसके अलावा अगर पेशेंट्स को एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा. इसके अलावा अगर पेशेंट्स को न्यूमोथोरेक्स हो गया है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे. अगर पेशेंट्स को न्यूमोथोरेक्स हो गया है तो इसका पता हमें बाय द स्टेथोस्कोप, जब हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट्स के लंग्स को अस्कल्टेट करेंगे तो वहाँ पर हमें जो पेशेंट्स की साउंड है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी, जिससे हमें फाइंड होगा कि पेशेंट्स में न्यूमोथोरेक्स हो चुका है. इसके अलावा अगर पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो वो कौन से सिम्टम शो करेगा. अगर पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है
तो पेशेंट्स में जैसे कि टायर्ड जैसे सिम्टम शो करेगा, पेशेंट्स को टायर्ड होगा, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, रेस्टलेसनेस होगा, फिर डायफोरेसिस होगा, तो ये सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि अगर पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो उसके होने के कारण क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमनली तब देखने को मिलता है जब पेशेंट्स को टीपीएन फ्लूइड चला होता है और उसमें जब हम टीपीएन फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो नर्सिस का मेन एक्शंस होता है कि पेशेंट्स का जो शुगर लेवल है उसको एवरी 4 to 6 आवर्ली चेक करें, ठीक है। अगर पेशेंट्स का सडनली जो ग्लूकोज का लेवल्स है वो 300 mg/dl हो गया या 400 mg/dl हो गया, तो हमें कभी भी जो टीपीएन है उसको हमें एकदम मतलब सडनली स्टॉप नहीं करना है। अगर हम सडनली स्टॉप करेंगे तो पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उसे स्लोली जो है उसको स्टॉप करेंगे। और इसके अलावा जब भी हम टीपीएन फ्लूइड को एडमिनिस्टर करते हैं उसके साथ में हम इंसुलिन भी एडमिनिस्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू हम कितना टीपीएन दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट्स को 100 ml हम टीपीएन फ्लूइड्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें हम 10 यूनिट इंसुलिन देंगे, जिससे क्या होगा कि ग्लूकोज और इंसुलिन इन दोनों का लेवल जो है मेंटेन रहेगा। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा वैसे ही इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को हमारे इंट्रासेलुलर में शिफ्ट करवा देगी, जिससे हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो अगर पेशेंट्स को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो हमें इंसुलिन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना है, ना कि हमें फ्लूइड को एकदम से स्टॉप कर देना है। क्योंकि अगर हम टीपीएन को एकदम से स्टॉप कर देंगे तो जितना ही जल्दी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है उतनी ही जल्दी फॉल डाउन भी होता है कंपैरिजन ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर हम इस तरह से पेशेंट्स की केयर करेंगे तो पेशेंट्स को हम हाइपरग्लाइसीमिया होने से बचा सकते हैं। अगेन आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो हमारा एक्शन क्या होगा। तो हमारा एक्शन होगा, पहले तो हमारा फर्स्टली एक्शन क्या होगा कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। एंड डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को 10% डेक्सट्रोज एडमिनिस्टर्स करेंगे। इसके अलावा जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो कौन से साइंस होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे जिससे हम डिटेक्ट कर देंगे कि पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। फर्स्टली तो हम पेशेंट्स के ग्लूकोज लेवल को ही चेक करेंगे, वहां से हमें पेशेंट्स के शुगर के लेवल का पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। इसके अलावा जो पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली साइन देखने को मिलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, वो होते हैं हमारे पॉलीयूरिया। पेशेंट्स को बार बार बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा या पेशेंट बार बार यूरिन पास करने के लिए बोलेगा। इसके अलावा पेशेंट्स में पॉलीफेजिया होगा, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, पेशेंट बार बार कुछ भी खाने की डिमांड करेगा। इसके अलावा पेशेंट में पॉलीपेप्सिया होगा, मतलब पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो यहाँ से हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि पेशेंट्स को क्या हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो ये ऑल आर दिस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशंस। थैंक यू।